नमल बाय निमरा अहमद। उसके अपने घर का सफाया दिन को कैसे हो पाया, वो जो शब भर शहर की खुद निगरानी करता रहता है। सुबह सूरज निकलने और हर सू रोशनी फैलने तक वो लोग वहीं लाउंज में बैठे रहे। नाश्ते की ट्रॉलीज अब मैरी और फ्यूना लेकर जा रही थीं जब बैरूनी दरवाजे पर हलचल मची। हाशिम शेरू को एयरपोर्ट से लेकर आ गया था। जवाहरात और औरंगजेब तेजी से उसकी तरफ लपके। सादी हनूस खामोश सोच में डूबा बैठा था और हुनैन वो जूस के घूंट घूंट पीती तीखी नजरों से दोनों माँ बाप को अपने बेटे को गले लगाते हुए देखती रही। वो वाकई थकान का मारा लग रहा था। माथे के जख्म पर बैंडेज लगा था, आंखें रोई रोई थीं। जबरदस्ती मुस्कुराता माँ से गले लगकर अलग हुआ तो उन दोनों बहन भाइयों को बैठे देखकर चौंका। फिर हाशिम की तरफ देखा। हुनैन कंप्यूटर में अच्छी है, हम उन लोगों को ट्रेस करने के लिए इसकी खिदमत ले रहे थे, उसने वजाहत दी। तो क्या आपने पैसे वापस हासिल कर लिए? वो हैरत से पूछता सोफे पर बैठा। औरंगजेब एक तरफ और जवाहरात दूसरी तरफ बार बार नम आंखों को पोंछती। औरंगजेब गो को अपने तासरात को सख्त रख कर ही बैठे थे, मगर अंदर से वो नरम पड़ चुके थे। नहीं, हाशिम मुस्कुराते हुए बिला आखिर और वापस एतमाद के साथ सामने वाले सोफे पर बैठा। हम तुम्हारे आने से पहले उनका ताक़ुब करके तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे, मगर हुनैन कह रही है वो उन लोगों को ट्रेस कर सकती है। तो क्या इन दोनों को कॉल करने पर उन्होंने मुझे ये जख्म दिया? बिगड़ कर कहते उसने पेशानी के जख्म की जानिब इशारा किया। उसे शादी का यहाँ होना सख्त नागवार गुजर रहा था। जवाहरात ने उसका हाथ अपने हाथों में दबाया। हाशिम ने तो बस यूं ही इनको बुला लिया, साथ ही जिताती नजरें हुनैन पर डाली और फिर शेरू के माथे के बाल हटाकर बैंडेज ठीक करने लगी। वो एकदम ही खफा खफा नजर आने लगा। आप लोगों ने मुझे बचाने में इतनी देर क्यों लगाई? जानते हैं मेरा क्या हाल था उधर? कितना खौफ मैंने महसूस किया। क्या पैसे मुझसे ज़्यादा अहम थे? ऐसा नहीं है शेरू। औरंगजेब ने भी हौले से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर उसने कंधा झटक दिया। हुनैन ने जूस का ग्लास रखा और खनखारी। आपने इनकी शक्लें तो देखी होंगी नौशेरमा भाई। हाँ, चलें, ये अच्छा हुआ, क्योंकि वैसे उन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल है। असल में मेरी कोरिया के एक पुलिस चीफ से बात हुई है। सादी ने चौंक कर हन्ना को देखा, जो पूरे एतमाद से नौशरवान को देख रही थी। उनको दो लोगों पे शक है। ये दोनों नामवर मुजरिम हैं और दोनों कल रात अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं। अफसोस कि अब ना हम उनसे रकम वापस ले सकते हैं, ना ही उनको पकड़ सकते हैं। बस आप उन दोनों की तस्वीर देख कर कन्फर्म कर दें कि आपको पकड़ने वाले ग्रोह का सरगना कौन था। हैरान मत हो हाशिम भाई, मुझसे ज़्यादा कोरियन लोगों को कौन जानता है। इसने 2 प्रिंट आउट सामने किए। 2 कोरियन मर्दों के क्लोजअप सबके सामने हुए। हाशिम बेचैनी से आगे हुआ। मुझे बताए बगैर तुम कैसे किसी से बात कर सकती हो? अगर वो शेरू को नुकसान पहुंचाते तो? सादी ने एक चुपती हुई निगाह हाशिम पर डाली, मगर बोला कुछ नहीं। क्या सिर्फ शेरू की जान अहम थी और अमर और नूर के लिए कोई अहम नहीं था? सोचा। बताती हूँ, पहले शेरू भाई कंफर्म तो कर दें इनमें से कौन था वो। नौशेरमा ने बारी बारी दोनों को चेहरे देखे, फिर दाएं वाले पर ठहरा, आंखें सुखेड़ी। यही था, बिल्कुल यही था, श्योर। हुनैन ने गौर से उसकी आंखों में देखा। 100%। मगर अब ये कहाँ होगा? हुनैन ने गहरी सांस ली, जैसे कांधों से कोई बोझ उतर गया हो, और फिर मुस्कुराई शरारत से, मासूमियत से। ये आजकल अमेरिका में है फिल्म की शूटिंग के लिए। ओह सॉरी शेरू भाई, मगर ये ली मिन हू है, कोरिया का दूसरा बड़ा एक्टर। ये पहली तस्वीर इसकी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की है, दूसरी सर्जरी के बाद की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। किसी को उसकी बात समझ नहीं आई थी। नौशेरमा का रंग सफ़ेद पड़ने लगा। नौशेरमा भाई, आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं कि अपने आप को आपने खुद ही अगवा किया था, और वो तावान की रकम वो भी आपके ही अकाउंट में है। जवाहरात का शेरू का कांधा मसलता हाथ रुक गया। औरंगजेब बेख्तर आगे को हुए और हाशिम बिल्कुल साकित बैठा रह गया। क्या क्या बकवास कर रही हो? शेरू हिकलाया। बेयकीनी थी। सारे ज़हीन लोगों का एक मसला होता है, उन्हें लगता है
कोई उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसीलिए मैंने अपने शक की तस्दीक का इंतज़ार किया, जो कि अब हो गया। तस्वीरें लहराई। ये मत कहिएगा सारे कोरियन एक से लगते हैं, तो आपने गलत बंदे की तस्वीर की तस्दीक कर दी। कोरियन भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं जितने के हम। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खुद भी इल्म है? जवाहिरात दांत पीसती गुर्राई। सादी बिल्कुल चुप था। मुझे ही तो इल्म है मिसेस कारदार, शेरू भाई कभी भी अच्छे क्रिमिनल नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने चंद गलतियां कर दी। जो पहली वीडियो भेजी तावान की रकम के लिए, और जो दूसरी जिसमें माथे पे जख्म था, दोनों में इनका रोना मुझे सॉरी मगर अदाकारी लगता था। और मैं इतने मुल्कों और कल्चर्स के ड्रामे देख चुकी हूँ कि अदाकारी को मुझसे बेहतर जज नहीं कर सकते आप लोग। सो मैंने वीडियोस की तारीख चेक की। वो दोनों 3 दिन पुरानी थी, रकम वाली भी। शेरू भाई को अंदाजा था कि हाशिम भाई अपने जानने वालों को फ़ोन ज़रूर करेंगे, इसीलिए उन्होंने 2 वीडियोस तैयार कर ली। अगवा से चंद घंटे पहले अगर उनकी हाशिम भाई से बात हुई थी तो ये वीडियो तो इससे भी पहले की थी, सो जाहिर हुआ कि जाली थी। मगर आपको ये वीडियोस कोरिया में तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि एक और प्रिंट शुदा सफ़ा लहराया जिसमें शेरू की वीडियो का स्टिल इमेज था। और ये जो आपके पीछे दीवार पे स्विच नज़र आ रहे हैं, ये आम पाकिस्तानी स्विच जैसा है। जैसा कि कोरिया में स्विच खुले होते हैं, अंडे के आधे छिलके की तरह प्लग उनके अंदर डाला जाता है। ये कोरियन स्विच नहीं है। और वीडियो का एक और स्टिल इमेज मुस्कुराते हुए सामने लाई। छत पे कोई फायर अलार्म नहीं है, जबकि कोरियन घरों में छत पर फायर अलार्म ज़रूर लगाते हैं। आपने लकड़ी का फर्श, स्लाइडिंग डोर, हर चीज़ परफेक्ट रखी। मगर 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखना कोई मजाक नहीं है। सो मैंने आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक की। एक और कागज़ उनके सामने मेज़ पर रखा। अब वो खड़े खड़े बाकी कागज़ हाथ में पकड़े बोल रही थी और सब उसको सुन रहे थे हक्का पक्का। पिछले हफ्ते में ये तमाम वेबसाइट हैं जो आपने खोली, अपना फेक अगवा करने का तरीका वगैरह वगैरह, और आपने वो फेक किडनैप वाले बहुत से अमरीकी ड्रामे और फिल्में भी देखी, क्योंकि आजकल ये अमीर माँ बाप के बिगड़े बच्चों को खुद को अगवा कर लेना हर दूसरे अमरीकी ड्रामे में होता रहता है। ये रहे इन तमाम ड्रामों और फिल्मों की लिस्ट जो आपने डाउनलोड कर रखे थे। और हाँ, और वो अपना कान काट कर भेजने वाला आइडिया, वो स्कैंडल से था। उसमें डोयल की बेटी ने वाकई अपना कान भेज दिया था, मगर मुझे मालूम था इसकी नौबत नहीं आएगी। मगर आपने सिर्फ वो किस देखी थी जो मुझे एक मास्टर भी अपनी औलाद से प्यार करता है वाला डायलॉग भी याद था। नौशेरवा धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बैठा था, जैसे कुछ डस गया हो उसे। औरंगजेब के लब भींच चुके थे, कनपटी की नसें उभर आईं। सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। हाशिम अभी तक सुन था। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलना बंद करो। मेरे ही घर में तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोले जा रही हो? जवाहिरात गुस्से से कांपती आवाज में बोलने लगी। अगर ऐसा कुछ होता तुम उसी वक्त बताती। अगर मैं ये सब बातें आप लोगों को तब बता देती तो आप फौरन शेरू भाई को फ़ोन करके कंफर्म करना शुरू कर देते और ये वापस ही ना आते। और मुमकिन था मैं ही गलत होती तो मुझे तस्दीक तो करनी थी ना, क्यों भाई? महफूज होने वाले अंदाज में आंखें घुमाकर सादी को देखा। वो हर शय से बेनियाज चुपचाप बैठा था। उसे कुछ भी मजीद सुन हैरान नहीं कर सकता था। बाकी सब भी खामोश थे। हाशिम बिल्कुल शल, औरंगजेब जब्त किए और जवाहरात बेचैन, कभी इधर देखती कभी उधर। नौशहरों का चेहरा धुआं धुआं था, मगर वो शौक से निकल आया था। बदिक्कत खड़े होते उसने चिल्लाने की सही की, मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतने घटिया इल्ज़ाम लगाने की? तमीज़ से बात करो मेरी बहन से। सादी एकदम तेजी से उठा, सुलगती नजरों से शेरू को देखा और फिर हन्ना को। चलो। अभी से क्यों? अभी तो शेरू भाई की क्लास शुरू होनी थी। हुनैन ने मुंह बनाया, मगर सादी दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। सो उसने शाने उचकाए, शेरू को मुस्कुराकर देखते बाल झटके और सादी के पीछे हो ली। आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? उस पागल को किसी ने टोका क्यों नहीं? मैं इतनी तकलीफ से गुजर कर आ रहा हूँ। और निकलते हुए उन्होंने नौशेरवा को बिफर कर चिल्लाते सुना, मगर किसी और की आवाज़ नहीं सुनाई दी। सब खामोश थे।
बरामदे में आकर सादी नीचे चला गया ताकि कार इधर ले आए। हुनैन सतून के साथ खड़ी हो गई। बाहर ताज़ा हवा उतर रही थी। हवा ठंडी थी और धुंध में फैली थी। हुनैन ने कोट की हुड सर पर गिरा ली। तभी अकब में दरवाज़ा खुला। वो चौंक कर मुड़ी। एक लम्हे को दिल धड़का कि कहीं शेरू वाकई मुंह नोचने न आ गया हो, मगर हाशिम आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता हुआ बाहर आया। उसने स्वेटर तक नहीं पहना था। बाहर आने के बावजूद उसको सर्दी नहीं लग रही थी। चेहरा सफ़ेद और थकान ज़दा था। थैंक यू बेटा, तुम दोनों का कि तुम लोग पूरी रात हमारे साथ रहे। वो किस दिक्कत से बोल रहा था हुनैन को अंदाज़ा था। इसके दिल को कुछ हुआ। कोई बात नहीं हाशिम भाई, शेरू ने आंखें घुमा घुमा कर बातें करती वो कोई और थी और ये इतनी नरम कोई और। मुझे बताओ किस तरह तुम्हारे इस फेवर का बदला दे सकता हूँ। कोई चीज़, कोई काम, कुछ चाहिए तुम्हें? अपने गिर्द बाजू लपेटे हुड सर पर घिराए हुन्ना ने नरमी से मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने सारे मसले खुद हल कर लेती हूँ और अपने भाई को कह देती हूँ। कभी कभी इंसान अपने भाई को भी एतमाद में नहीं लेता। मुझे आज अंदाज़ा हुआ है, अगर कोई भी ऐसा मसला हो जो तुम सादी को भी ना बताना चाहो तो मुझे कॉल करना। जैसे तुम लोग मेरी एक कॉल पर आए हो, मैं भी आऊँगा। ओके? धुंध आलू सुबह में फिर से वही फसूं छाने लगा। दूर कहीं किसी ने मौसीकी की ताल छेड़ी। बदिक्कत वो हाशिम पर निगाहें जमाए मुस्कुराई। ओके, लेकिन अगर मेरे कॉल करने पे आपने पूछा कि कौन हुनैन, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो ठहरा। सुनो, अलीशा से कहना मुझे कॉल कर ले, मैं उसकी फ़ीस की रकम उसे भिजवा दूंगा। वो एकदम चौंकी। आप उसकी फ़ीस भरेंगे? खुशी से उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। सोते हुए चेहरे से वो मुस्कुराया। सादी हारन दे रहा था। वो हाशिम को खुदा हाफिज कहकर जीने उतरती नीचे आई। फ्रंट सीट पर बैठी अपनी परफॉर्मेंस याद करके खुद ही हंसी। क्या आपने देखा मैं किस तरह बोली? थोड़ा सा दिल धड़का था मेरा, हाथ भी कांपे, मगर जब मैं बोली तो वाओ, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी। और पता है हाशिम भाई कह रहे हैं कि वो अलीशा की फ़ीस। सादी खामोशी से ड्राइव करता कार आगे ले गया। हाशिम बरामदे में खड़ा उन्हें देखता रहा, सख्त सर्दी और धुंध में, यहाँ तक कि कार दूर चली गई और फिर वो वापस अंदर आया। क्या ये सब सच था? तुमने अपने बाप को बेवकूफ़ बनाया, तुमने? औरंगजेब खड़े चिल्ला रहे थे। जवाहिरात हनूस परेशान मुस्तरिब उठ बैठी थी और नौ शेरवा उनके मुकाबिल खड़ा था। आप लोगों को उस पागल लड़की की बात पर एतबार है। वो और सादी, ये लोग हमेशा हमारे घर में फसाद करते हैं। वो सादी तो, हाशिम भाई आपने उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए जब वो ये सारी बकवास कर रही थी? हाशिम को आता देखकर वो तैश से चीखा था। हाशिम खामोश कदम कदम चलता उसके करीब आया, उसके मुकाबिल खड़ा हुआ, अंदर तक उतरती निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। नौशेरवा लुढ़खड़ा कर पीछे हुआ। हैरत से गुंग उसने सुर्ख गाल पर हाथ रखा। काश मैं तुम्हारा नहीं, सादी का भाई होता। न गुस्सा न नाराजगी, सिर्फ दुख से एक एक हर्फ अदा किया। पैर से मेज को ठोकर मारी। हुनैन के प्रिंट करदा कागजात बिखर कर जमीन पर गिर गए। वो आगे बढ़ गया। नौशेरवा गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से उसको सीढ़ियों पर ऊपर जाते देखता रहा और फिर रुख मोड़ा। औरंगजेब सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रहे थे। हाँ, किया है मैंने, ये सब किया है। गाल से हाथ हटा कर वो गुस्से से चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसे हाथ रोक कर पैसे देते हैं मुझे जैसे मैं सुतेली औलाद हूँ। हाँ, आपका दिल चाहता है मेरी जगह ये दरवाजे की तरफ इशारा किया जहाँ से हुनैन निकली थी, ये लड़की आपकी बेटी होती। इन्हीं लोगों की बातों पे ज़्यादा यकीन है ना आपको? ये शादी ज़्यादा पसंद है ना आप तीनों को? लाल भभूका होता बोलता। वो 2 कदम पीछे हटा। आंखों में आंसू आ गए थे। दफ़ा हो जाओ मेरे सामने से, वो भी तैश से चिल्लाए थे। हाशिम ने गोया कान बंद किए, ऊपर अपने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद कर लिया। शेरू ने बेबसी से उसके बंद दरवाजे को देखा। आंसू बहना तेज हो गए। वो मुड़ा और कफ से आंखें रगड़ता सीढ़ियाँ चढ़ता गया। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा धार से बंद किया और कंप्यूटर टेबल के सामने आया तो स्क्रीन को देखकर रुका।
बंद स्क्रीन पर एक स्टिकी नोट चिपका था जिस पे हुनैन ने लिखा था, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, गेम ओवर शीरू भाई। रात में जबान चिढ़ाती स्माइली भी थी। उसने नोट झपट कर मुट्ठी में मरोड़ा, कब से दोबारा से आंखें रगड़ी, अब इनमें खून उतर रहा था। इतना लंबा ड्रामा और सब बर्बाद। आज फिर इसी सादी ने अपनी बहन के जरिए मेरे घर में फसाद डाला। मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं सादी यूसुफ को अपने हाथों से गोली मारूंगा। और 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी नौशेरवां को अपनी कसम याद थी। बाहर औरंगजेब जवाहरात पर चिल्ला रहे थे। एक लफ्ज भी उसकी हिमायत में बोला तो मैं समझूंगा तुम भी उसके साथ मिली हुई थी। अपने बेटे से कहो सुबह 10 बजे तक मेरी सारी रकम मेरे अकाउंट में वापस पहुंचा दे, वरना। बाहर सूरज की किरणों ने धुंध में से रास्ता बनाना शुरू किया। यहाँ से दूर उस छोटे बागीचे वाले घर में हुनैन सोने जा चुकी थी और सादी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे वो फ्लैश लगाकर देख रहा था। उसमें वही तस्वीर थी जिनकी प्रिंट शुदा शक्ल वो लॉकर में देख चुका था, और 2 ऑडियो फाइल्स थी। एक में फारस कह रहा था अब जुमर होटल के बजाय रेस्टोरेंट आए। दूसरा ऑडियो तवील था। सादी ने प्ले की। पहली दफा सुना तो वो सुन रह गया। जुमर ठीक कह रही थी। फारस ने उसे वाकई ये सब कहा था। तो क्या हाशिम की तरह फारस भी उसे झूठ बोलता आया था? दूसरी दफा उसे सुना तो मजीद सदमा लगा। फारस, ये सब कैसे और क्यों? तीसरी दफा सुना तो बेयकीनी घबराहट में बदलने लगी। क्या उसके गिर्द सब झूठ बोलने वाले मौजूद थे? फिर सच्चा कौन था? चौथी दफा पे कुछ अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ गलत है, कुछ गलत। चंद अल्फाज फारिस इस तरह नहीं बोलता था। वो बार बार ऑडियो दोहराने लगा, इतनी दफा कि उसे गिनती ही भूल गई। चेहरे पे बस एक चौंक जाने का एहसास नजर आया। वो फारस नहीं था। बहुत गौर करने पर उसे एहसास हुआ था कि लहजे में हल्का सा फर्क था। पहली दफा सुनने में तो उसे वो भी फारस ही लगा। और जुमर, वो चौंका। जुमर ने तो वो ऑडियो बस एक ही दफा सुनी थी। ओह, 2.5 साल बिखरे टुकड़े अब पजल में जुड़ने लगे थे। और जो शक्ल सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी, मगर वो शक्ल हाशिम की थी। आज दोपहर के सूरज ने धुंध को बहुत हल्का कर दिया। रोशनदान से रोशनी झलक कर कमरे के वस्त में रखी मेज पर गिर रही थी, जिसके एक तरफ फारस बैठा था और दूसरी जानिब सादी। साथ में फारस का वकील। वहां उदास कर देने वाली खामोशी थी, जिसमें पछतावे और तासुफ की सी वीरानी बसी थी। सादी ने बहुत देर बाद झुका सर उठाया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और बहुत सारी शर्मिंदगी। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? गौर से उसकी आंखों को देखते फारस को अचंभा हुआ। आपको इतना कम विजिट करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम जॉब कर रहे हो, मुझे पता है। उसने समझने वाले अंदाज में हल्के से कांधे झटके। सादी इस तरह उसे देखता रहा। फारस सफ़ेद कुर्ते शलवार में मलबूस था। एक ज़माने में छोटे कटे बाल अब बढ़ चुके थे, इतने कि उन्हें कसकर पोनी में बांध रखा था। शेव हल्का हल्का बढ़ा था, मगर दूसरे कैदियों की निस्बत वो काफ़ी साफ सुथरा सा लगता था। अब उस ऑडियो का क्या करना है? फारस ने वकील के मोबाइल की तरफ इशारा किया। ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर मुशाहबत बहुत ज़्यादा है। अगर मैडम ने यही सुनी है तो उनको अब मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कभी नहीं दिला सकता। वकील सब खंखारे। हमने इसे एक एक्सपर्ट को दिखाया है। उसने ये साबित करके बताया है कि ये कन्वर्टेड है, जाली है। हमने नहीं, मैंने। सादी ने तलखी से उसको देखा। आप तो इसके पास चलने तक को राजी नहीं थे। मैं एक और केस के सिलसिले में मसरूफ था और तमाम कानूनी पेचीदगियां आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले कि सादी मजीद तलखी से जवाब में कुछ कहता, फारस ने बेचैनी से उसे टोका। क्या हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि ये मेरी आवाज़ नहीं है? नहीं। जब तक कि सादी इसका सोर्स जाहिर नहीं करता, कोर्ट इसको कबूल नहीं करेगा। महमूद साहब, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये ऑडियो मुझे मेरी फूफो ने निकलवा कर दी है और मैं इनका नाम लेकर उनको इनक्राइमेट नहीं कर सकता, और मेरी इजाज़त के बगैर आप भी ये नहीं कर सकते। भाई फिर तो मसला बन जाएगा। ये हमारे हक़ से ज़्यादा खिलाफ जाएगी। मैं इसे कोर्ट में पेश करने की नसीहत कभी नहीं करूँगा। महमूद साहब हाथ झाड़कर पीछे को हो बैठे। सादी ने एक तीखी नज़र उन पर डाली और फिर वापस फारस को देखा। मामू,
اگر میں آپ کے لیے کوئی فیصلہ لوں تو مجھے اپنی زبان دیں کہ آپ اعتراض نہیں کریں گے۔ نہیں کروں گا، لیکن وہ اچھمبے سے بولنا چاہ رہا تھا مگر سعدی فوراً محمود صاحب کی طرف گھوما۔ آپ کو میں فارس قاضی کے وکیل کے منصب سے ہٹاتا ہوں۔ وہ ایک دم سیدھے ہوئے، حیرت سے اسے اور پھر فارس کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ناگواری سے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ یہی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ میں فارس قاضی کا وکیل ہوں، آپ کا نہیں۔ وہ ایک دم چمک کر بولے۔ فارس چند لمحے چپ رہا، باری باری دونوں کے چہرے دیکھے۔ میں سعدی کی تائید کرتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ سعدی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس کا مان نہیں ٹوٹا۔ ابھی دنیا سے اس کے اپنے ختم نہیں ہوئے تھے۔ وہ جیسے بہت ضبط کر کے اٹھے۔ انتہائی بچکانہ رویہ ہے یہ۔ پیشی سے چند دن پہلے آپ وکیل کو فارغ کر رہے ہیں۔ مجھے ہاشم کاردار نے ان کا وکیل مقرر کیا تھا اور انہی سے وصول کیجیے گا اپنے بقایا جات، کیونکہ میں تو آپ کو اپنے رزق حلال سے ایک پائی بھی نہیں دوں گا۔ بے نیازی سے انہیں باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے، کوٹ کا بٹن بند کرتے، منہ میں بڑبڑاتے باہر نکل گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ فارس غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا سعدی، تم مجھے پریشان کر رہے ہو؟ وہ فکر مندی سے کہتا آگے ہوا۔ یہ آڈیو سن کر بھی زیادہ ری ایکٹ نہیں کیا میں نے، کیونکہ میرے لیے کچھ بھی پریشان کن نہیں ہے سوائے تمہاری شکل کے۔ ہوا کیا ہے تمہارے ساتھ؟ جینز اور ہائی نیک کے اوپر جیکٹ پہنے لڑکا اداسی سے مسکرایا۔ میں ریشم کا بن چکا ہوں اور ریشم اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتی۔ مجھ سے آپ کچھ بھی اگلوا نہیں پائیں گے۔ اس وقت میرا کام آپ کو یہاں سے نکلوانا ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں ایسا ہی کروں گا۔ سوال مت کریں۔ وہ بتائیں جو میں نے پوچھا تھا۔ اس نے یاد دلایا۔ جن لوگوں پہ آپ کو شک ہے ان کی فہرست بنائی آپ نے؟ ہاں، لکھو۔ وہ بتانے لگے۔ سعدی پین نکال کر لکھنے لگا۔ کولیگز، وہ چند لوگ جن کے خلاف اس نے کیسز تیار کیے تھے، وارث کا باس، اور بس۔ سعدی نے بے چینی سے نظریں اٹھائیں۔ ہاشم بھائی کا نام نہیں لکھوایا آپ نے؟ فارس کچھ دیر سوچتا رہا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ اس کا تعلق نہیں ہے ان سب سے، مگر آپ نے خود کہا تھا کہ… میں نے 2.5 سال اس بارے میں سوچا ہے، پہلے گرم دماغ سے، پھر ٹھنڈے دل سے، مگر ہاشم کے پاس یہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور اس نے میرے لیے بھاگ دوڑ بھی کی ہے کافی، سو میں بے شک اسے شدید ناپسند کرتا ہوں، مگر اس کو ان سب میں نہیں گھسیٹوں گا، یہ غلط ہے۔ سعدی نے گہری سانس لے کر اس فہرست کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ بھول جائیں اس بات کو۔ کاغذ مروڑ کر مٹھی میں دبا لیا۔ آپ کا ATM، کریڈٹ کارڈ اور چیک بک ہاشم بھائی نے امی کو بہت پہلے دے دیے تھے۔ جولی وغیرہ انہی کے اپنے پاس ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ نئے وکیل کے لیے آپ کے اکاؤنٹ کی رقم کافی ہوگی۔ جب اتنے سال میں کہتا رہا کہ ہاشم سے پیسے مت لو میرے وکیل کے لیے، تب تم نے وہ نہیں کیا جو آج کر رہے ہو۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ ابھی تک آنکھیں سکیڑ کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ان پر اعتبار نہیں رہا۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ سعدی، کیا چھپا رہے ہو؟ سوال مت کریں، انتظار کریں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ فارس متفکر نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ باہر دھوپ اب تیز ہو چکی تھی۔ سڑک پر معمول کی ٹریفک بہہ رہی تھی۔ کار ڈرائیو کرتے سعدی نے ہینڈ فری کانوں میں لگائے اور موبائل پر نمبر ڈائل کیا۔ چند گھنٹیوں بعد ہاشم نے پک کر لیا۔ ہاں بیٹے، خیریت؟ وہ مصروف لگ رہا تھا۔ جی، ایک کام تھا آپ سے۔ یہ اتنے دن کے بعد پہلی دفعہ ہاشم سے بات ہوئی تھی۔ ہاں بولو۔ میں نے محمود صاحب کو فائر کر دیا ہے۔ اب مجھے ماموں کے لیے ایک بہتر وکیل کی تلاش ہے۔ کیوں؟ فائر کیوں کیا؟ وہ چونکا۔ کیونکہ مجھے وہ سست اور نااہل لگتے ہیں۔ خیر، آپ مجھے 5-6 بہترین وکیلوں کے نام ٹیکسٹ کر دیں جن کو میں ہائر کرنا چاہوں۔ ہاشم چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا تو کافی سوچتے ہوئے، اوکے، کرتا ہوں۔ میرے ریفرنس سے ان سے مل لینا، کام ہو جائے گا۔ ویسے سماعت کے اتنے نزدیک آ کر وکیل کو فائر کرنا بے وقوفی ہے سعدی، اور یہ تو میں جان گیا ہوں کہ میں کتنا بے وقوف ہوں۔ کوئی مسئلہ ہے تو میں محمود صاحب سے بات کر لیتا ہوں۔ مفاہمت تو ہر ایشو پر ہو سکتی ہے نا؟ مفاہمت کی ہی تو گنجائش نہیں رہی، آپ ٹیکسٹ کر دیجیے گا ابھی۔ اور موبائل فرنٹ سیٹ پر ڈال دیا۔ چہرے پہ چھائی تلخی میں اضافہ ہوا، لب بھینچ گئے، آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ کتنے دن اس کے دل اور دماغ میں جنگ جاری رہی تھی۔ ہاشم کے لیے کئی دلیلیں اکٹھی کی
मगर सब बेकार था। जब आंखों से अंधे एतमाद की पट्टी उतरी तो हर शय को नए जावे से देखना शुरू किया। पहले लगा वो सिर्फ कातिल को जानता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि वही है जो फारिस को बाहर नहीं आने दे रहा। अगर हाशिम चाहता तो फारिस बाहर होता। फारिस और नुसरत ने कितनी दफ़ा ये बात उससे कही, मगर तब समझ क्यों नहीं आता था। यह एतमाद कितनी भयानक शय था, अंधा कर देता है, बहरा लंगड़ा कर देता है। तभी मोबाइल बजा। हाशिम ने चंद नाम उसे टेक्स्ट कर दिए थे। सादी ने उनको अच्छे से जहन नशीन कर लिया। ये वो वकील थे जिनको हाशिम चाहता था कि वो हायर करें, यानी ये वो थे जिनको हाशिम खरीद सकता था। उसे अब मालूम हो गया था कि इस फहरिस्त के वकील उसे बिल्कुल भी हायर नहीं करने। गुड। वह जब जुमर के घर के गेट तक आया तो वो पोर्च में कार से उतर रही थी। दरवाजा बंद करते वो मुड़ी तो देखा सादी ने कार बाहर रोक दी थी और अब चंद कदम चलता उसकी जानिब आ रहा था। जीन्स पर जैकेट पहने, चेहरे पे संजीदगी छाई। वो करीब आया तो एहसास हुआ वो इससे लंबा हो गया था। पता नहीं कब, कैसे हो? उसने स्पाट आंखों से बेतासुर चेहरे में लहजे में पूछा। वो ठीक कहता उनके हमरा लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ आया। कुछ कहने आया हूँ आपसे। मुझे फारस से नहीं मिलना, ना ही उसकी सफाई सुननी है। वो कुर्सी पर बैठी टांग पे टांग जमाई, बाजू सीने पर लपेटे, बाल हाफ कैचर में बंधे थे और धूप के बाइस बेजारियत भरी आंखों को सुकेड़ रखा था। फुप्पो, एक दफा दूसरी तरफ की कहानी सुन लें। वो आगे को होकर उसके मुकाबिल बैठा। मैं जज नहीं हूँ, ना ही उसको सजा दे सकती हूँ। उसने जरा से शाने उचकाए। मेरे सुनने का फायदा? अगर मुझसे कोई गिला है तो कह दें। वो 2.5 साल से बताना चाहता था। एक दफा वो गिला कर दे, कह दे कि इससे बदतमीजी से बात करने के बाद वो उसको छोड़कर क्यों चला गया। सॉरी क्यों नहीं कहा? उसके ऑपरेशन के वक्त वो कहाँ था? क्यों उसको रिकवरी के इन तकलीफदा दिनों में वो उसके पास नहीं था? वापस क्यों नहीं आया? मगर वो कहती ही नहीं थी। अब भी नज़रअंदाज कर गई। तुम क्या कहने आए हो? आप सच कह रही थी। वाकई आपको कॉल की गई थी। आपने जो बताया वाकई ऐसा हुआ था। अच्छा, 2.5 साल के बाद यकीन आ गया तुम्हें सादी? वो सुनती गई, आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखती, बाजू हनूस सीने पर लपेटे। मगर वो कन्वर्टेड वॉइस थी, जाली आवाज़। ये लें सुने। उसने मोबाइल निकालकर चंद बटन दबाए, आवाज़ें उभरी। जुमर सीधी हुई, आंखों में तकलीफ उभरी। बस चंद फकरे वो सुन पाई। बंद करो इसे। और नागवारी से चेहरा फेर लिया। क्या ये सब इसी तरह हुआ था? मेरे हाँ या ना कहने से क्या होता है? 2.5 साल पहले तुम लोगों ने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ। आज कह रहे हो मैं सच बोल रही हूँ। 5 साल बाद कहोगे ये वाकई फारस की ही आवाज़ थी। आई एम सॉरी। जैसे आपने हमारी बात नहीं सुनी, वैसे ही हमने भी आपकी बात नहीं सुनी। मैं समझा आप किसी को कवर कर रही हैं, मगर ऐसा नहीं था। 2.5 साल बाद मेरा यकीन करने का शुक्रिया। वो सारा कर्ब जब्त कर चुकी थी। लेकिन आप तीसरी बात का इम्कान जहन में रखकर सोचें फुप्पो, ये कॉल जाली थी। हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं। और ये तुम्हें कैसे मिली? मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। वो बेइख्तियार पीछे हुआ। इस सूरत में ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इसमें लहजे पर गौर करें तो महसूस होगा कि जब ये कॉल मुझे मौसूल हुई, मैं एक स्नाइपर के निशाने पे थी। मुझे लहजे और आवाज़ के पिच पे गौर करने का मौका नहीं मिला। उस आवाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे तकलीफदेह आवाज़, सबसे तकलीफदेह याद जोड़ी है। उसने कहा, कोई आज आकर कह दे कि ये जाली है तो मैं कैसे मान जाऊं? तेज लहजे में कहती वो उसको शाकी नज़रों से देख रही थी। एक दफ़ा सोच कर देखें, कोई तीसरा आदमी भी इसमें मुलव्वस हो सकता है। मसलन कौन? सादी ने जवाब में थूक निगला। मसलन हाशिम कारदार। हिम्मत करके उसने कह डाला और जुमर सुन सी हो गई। हाशिम कारदार? जुमर को शौक से निकलने में चंद लम्हे लगे और फिर एकदम आंखों में नागवारी दर आई। उसका नाम कैसे ले सकते हो तुम? वो इनके कज़न हैं, फिर जायदाद के तनाज़े, और वो फारस काजी को इसमें फंसा सकते हैं। इससे उनको फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। ओके, शादी बहुत हो गया। टांग पर रखी टांग
दूसरी टांग पर रखी और दुरुस्तगी से कहती आगे को हुई, मैं ये डिफेंस स्ट्रेटजी बहुत दफा कोर्ट में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जब अपने दिफा में कोई बात ना हो तो किसी तीसरे पर शक डलवा दो, मगर क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सादी की गर्दन नफी में हिली। क्या इस ऑडियो और उन तस्वीर का हाशिम के कंप्यूटर से मिलना ऐसा सबूत था जिसे वो पेश कर सके? हरगिज नहीं, उसने सोचा। फिर तुम कैसे किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हो? फारस के खिलाफ मेरी गवाही को छोड़ दो, तब भी सबूत हैं। उसकी गन, उसके फिंगरप्रिंट्स। तुम मुझे इससे बड़े सबूत हाशिम या किसी और के खिलाफ लाकर दो, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर इससे पहले नहीं। तलखी से बोलती वो खड़ी हो गई। सादी ने गर्दन उठाकर उसे देखा। वो उकताई हुई लग रही थी। तो आप 2.5 साल से हमारी बात इसलिए नहीं सुन रही क्योंकि हमारे पास सबूत नहीं है। अगर मुझे झूठा कहने के बजाय कुछ कहते तो मैं सुनती। आप अपनी जगह ठीक हैं। सर हिलाकर वो खड़ा हुआ। चंद लम्हे दोनों आमने सामने खड़े रहे। आखिरी बात फुप्पो, वो ज़रा झिझका, मुझे किसी ऐसे वकील का पता बता दीजिए जो हम अफोर्ड भी कर सकें और वो हमारे साथ मुखलिस भी हो, फारस काजी के लिए। इसके सामने अब वो उसे मामू कहने से दानस्ता एहतराज बरतने लगा था। दुमर ने सर झटका, ज़रा तवक्कुफ किया, तने आसाब ढीले छोड़े। खिलजी साहब से मिल लो, नंबर और पता टेक्स्ट किए देती हूँ। उनके पहले तासुर पर मत जाना, अच्छे वकील हैं। और उसी तरह सीने पर हाथ लपेटे मुड़ गई। उसे पीछे आने का नहीं कहा, चाहे तो अंदर आ जाए, चाहे तो ना आए। सादी यासत से उसे जाते देखता रहा। 2.5 साल से वो बस अब उसकी फुप्पो थी, जुमर नहीं। अगर एक दफ़ा वो शिकवा कर दे तो वो उसे बता देगा या शायद नहीं बताएगा। वो जहर जो पी चुका हूँ तुम ही ने मुझे दिया, अब तुम तो जिंदगी की दुआएं मुझे न दो। छोटे बागीचे वाले घर के लाउंज में फुल आवाज़ के साथ टीवी चल रहा था। नुदरत कबाबों की टिक्कियाँ बनाती बड़ी डिश में रखती जा रही थी। साथ ही सोफे पर पैर ऊपर रखे हुनैन मोबाइल पर नंबर मिला रही थी। बार बार कार्ड मिलाती, फिर काट देती। बिला आखिर अब हिम्मत कर ही ली। दूसरी तरफ घंटी जाती रही। फिर नुदरत ने उसे कहते सुना, क्या मैं अलीशा से बात कर सकती हूँ? वो सर उठाकर उसे देखने लगी। मैं हुनैन हूँ, पाकिस्तान से, वो ज़रा हिचकिचाकर कह रही थी। अलीशा मेरी मेल्स का जवाब नहीं दे रही। वो कहाँ है? दरअसल मुझे उसको किसी का पैगाम देना था। वो अब बहुत ध्यान से दूसरी तरफ की बात सुनने लगी थी, बिल्कुल चुप, खामोश और साकित। फिर बगैर कुछ कहे फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? मगर हन्ना ने नहीं सुना, चुप बैठी रही। सादी अंदर आया, सलाम करके माँ के करीब सोफे पे गिर सा गया। वो थका हुआ लग रहा था। फारस से मिले? वो उम्मीद से पूछने लगी। जी, और फुप्पो से भी। वो दूर खला में देखता अपनी सोच में गुम था। क्या वो अब भी तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं? उनका कसूर नहीं है, उनकी जगह कोई भी होता यही करता। तुमसे भी वही रवैया है। छोड़े अम्मी। वो चेहरे पे बशाशत वापस लाता सीधा हुआ और हाथ बढ़ाकर चने की दाल और गोश्त के पिसे मिक्सचर को 3 उंगलियों में उठाना चाहा। उन्होंने इसके हाथ पे चपत रसीद की। 1000 दफ़ा कहा है मत खाया करो दरमियान से, बेबरकती होती है। मगर नुदरत की ढीठ औलाद को फर्क नहीं पड़ता। सादी ने मिक्सचर मुंह में रखा और चबाते हुए फिर से पीछे होकर बैठ गया। हुनैन बदस्तूर सर झुकाए बैठी थी। दफतन इनको ख्याल आया, सादी बेटा, वो मरकज के फ्रंट पे जो बेकरी है ना, वो लोग वो जगह खाली कर रहे हैं। क्यों ना हम इसको किराए पे लेकर कोई काम शुरू कर दें? आपने अभी तो स्कूल की जॉब ख़त्म की है और आपकी सेहत भी इतनी अच्छी नहीं है, क्यों खुद को हलकान करती हैं? खर्चे बहुत हैं और तुम्हारी तनख्वाह से वो पूरे नहीं होते। मैं आजकल यही सोच रही हूँ, बेकरी की जगह काफ़ी बड़ी है, कपड़ों का बुटीक शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? अगर फारिग बैठी रही तो ज़रूर बीमार हो जाऊंगी। सादी ने एक नज़र उनके महारत से चलते हुए हाथों को देखा जो कबाब को शक्ल दे रहे थे। कुछ याद करके वो मुस्कुराया। आप रेस्टोरेंट खोल लें अम्मी, किसी को खाना खिलाने से प्यारा एहसान क्या होगा भला? रेस्टोरेंट? वो सोच में उलझी। मगर पहले किसी से मशवरा कर लीजिएगा। किससे करूं?
कोई भी काम शुरू करने से पहले 2 लोगों से मशवरा लेते हैं अम्मी। एक वो जिसने इस काम में फ़ायदा उठाया हो और एक वो जिसने उसमें नुकसान उठाया हो। फिर हन्ना को देखा जो अभी तक चल बैठी थी। कट्टो बेगम, रेस्टोरेंट बनने से तुम्हारे तो दिन फिर जाएंगे। सादी ने उसे आवाज़ दी। उसने सफ़ेद पड़ता चेहरा उठाया। हाशिम भाई से बात हो तो उन्हें बता दीजिएगा कि अब अरीशा को उनके पैसों की ज़रूरत नहीं रही। कच्चे कबाब का टुकड़ा उसके हलक में रुक गया। वो चौंका। क्यों, क्या हुआ? उसको जब पैसे चाहिए थे तब उन्होंने नहीं दिए, फिर इसने खुद ही हासिल करने चाहे। वो शौक के आलम में बोल रही थी। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चोरी करने की कोशिश की। वो कंप्यूटर में बहुत अच्छी थी और किस्मत में बुरी। तब गिरफ्तार हो गए। अब वो जेल में है एक लंबे अरसे के लिए। वो बेयकीन थी, बिल्कुल हक दक। फिर एकदम उठकर अंदर चली गई। सादी अभी तक साकित बैठा था। नुज़रत अफसोस से कुछ कह रही थी मगर वो सुन नहीं रहा था। और फिर जब शौक उतरा तो हर तरफ तासुब छा गया। इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। कसरे कारदार में मुलाजमों की चहल पहल जारी थी। सरमा की वो धुंध आमेज सुबह बाहर तक महदूद थी। अंदर सेंट्रल हीटिंग ने लाउंज को गर्मा रखा था। नई लड़की फ्यूना एक इंडोर गमले को पानी दे रही थी। गाहे बगाहे निगाह उठाकर औरंगजेब के कमरे की सिमत भी देख लेती, जहां दरवाजा अध खुला था और वो आईने के सामने खड़े तैयार होते दिखाई दे रहे थे। फ्यूना वहां से मुकम्मल मंजर नहीं देख सकती थी। आवाजें भी मध्यम थीं, मगर झगड़े की आवाज बहरा भी समझ लेता है। वो तो सिर्फ जबान से ना आशना थी। अगर अंदर झांको तो सामने काउच पर टांग जमाकर जवाहरात बैठी थी। सुलगती आंखों औरंगजेब की पुष्पें लगाई हुई थी। अगर तुम एक दफा शेरों की बात सुनकर अपने बेटे की सिफारिश मत करो मेरे सामने, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो तलखे से कहते टाई की नॉट बांध रहे थे। वो कितना हाइपर है तुम जानते हो। इस तरह का रवैया रखोगे तो वो घर छोड़कर चला जाएगा तो चला जाए। 2 दिन फुटपाथ पर रहने पड़ेगा तो अकल आ जाएगी। अपने बाप को बेवकूफ़ बनाता है। अगर वो गया ना औरंगजेब तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। वह मुश्किल जब्त करते हुए बोली। हर शय की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारी बेजा हिमायत ने उसको इस मुकाम पर ला खड़ा किया है। कॉलर झटक कर कोट पहना, तनफ्फुर भरी निगाहें आईने में पीछे नजर आती जवाहरात पर डाली और फिर बाहर निकल गया। वो वहीं बैठी कलसती रह गई।